तो ठीक है, हम जो है फटाफट सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कंसेप्ट समझते हैं। देखो इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, तो हम ना सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो मेरे को एक्स्ट्रा में बोलना रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा में बोलूँगा, तो आपको ले देखिए आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है। और ठीक है, देखो वीडियो में लैगिंग होगी तो आप ऐसा करो कि वो जो है मयंक कोठारी सर की जो है PDF अवेलेबल है कंपाइलर की, वो टेलीग्राम से ओपन करके रख लो और ये वीडियो सुनते जाओ, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट की बात कर लूँ। आपके पास इनकम स्टेटमेंट है तो लेके रखो कि सेल्स में से, देखो इनकम स्टेटमेंट में पूरा अपन सेल से चालू करते हैं। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, अब फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, EBIT आया। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करोगे, EBIT आएगा। फिर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर EBT आ जाएगा, EBT में से टैक्स माइनस करोगे, फिर EAT आ जाएगा, EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, EAES आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना खत्म। और उसमें से जो है इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देना तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। ठीक, डिविडेंड ये सब तो फेस वैल्यू पे निकलते हैं, तो हम सबको पता है। ओके, कुछ मैं डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात कर देता हूँ और डिविडेंड रेट की बात करता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ठीक है ना, कि डिविडेंड यील्ड निकालो, तो भैया DPS डिवाइड बाय यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस से निकलेगा, तो DPS डिवाइड बाय MPS हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अर्निंग यील्ड बोले तो अर्निंग है तो न्यूमरेटर में अर्निंग लेंगे, तो अर्निंग डिवाइड बाय MPS इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें। अब पे आउट रेशियो की बात करें तो क्या करेंगे, यील्ड की बात तो करनी रही, तो ठीक है, तो DPS डिवाइड बाय EPS हो जाएगा इंटू 100। ठीक हो जाएगा हमारा पे आउट रेशियो। ठीक है, और अगर रिटेन अर्निंग निकालना है तो 1 में से डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करो तो रिटेन अर्निंग रेशियो आ जाएगा। अब डिविडेंड यील्ड निकाल दिया, पे आउट रेशियो निकाल दिया, अब तो अपन रेट निकाल रहे हैं। रेट क्या होगा, रेट में डिवाइड क्या करेंगे, ऊपर तो डिविडेंड रहेगा, नीचे डिवाइड क्या करेंगे, क्या फेस वैल्यू डिवाइड करेंगे, हाँ फेस वैल्यू रहेगा, तो डिविडेंड रेट हम फेस वैल्यू डिवाइड करते नीचे। कुछ डिविडेंड की बेसिस पे हम डिसीजन की बात कर रहे थे कि डिविडेंड की बेसिस पे डिसीजन कैसे लेंगे। सुनो, तो देखो अब सिंपल सी बात है कि हम एक रिटर्न की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की बात है, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की बात ऐसी है कि भैया जब तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड रिटर्न से, सिंपल से आता है ना, तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है, तो जो मार्केट में चल रहा है उससे तेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेड, तेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो तू जो है बाय कर लोगे, अब शेयर बाय कर लोगे, और मार्केट में ज़्यादा है, वो हमारे पास कम है, तो भैया हम सेल कर दो। देखो बॉन्ड वैल्यूएशन के सेपरेट कंसेप्ट देके रखे हैं, तो हम वो बॉन्ड वैल्यूएशन को सेपरेट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट इस पर वीडियो अलग से इशू है। अब एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न में जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इजिकल टू रिक्वायर्ड रिटर्न प्लस कुछ चेंज था। अब मैं आपको बता दूँ क्या था वो, ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि भैया तुमको करंट मार्केट प्राइस देख रखी 30, इंटेंसिक वैल्यू देख रखी तेरे को 35 और रिक्वायर्ड रिटर्न 8 है, तो तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, तो रिक्वायर्ड रिटर्न 8 है ना, उसमें जो इंटेंसिक वैल्यू का डिफरेंस है उसको ऐड कर ले, तो 5 डिवाइड बाय 30, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये रिटर्न आएगा तेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। तो एक सिचुएशन में ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट मैंने इधर लिख के रखा है। भाई बात आती है डिस्काउंट रेट की, तो डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का वो डिस्काउंट रेट होता है अपना। ले देखे जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो के होते हैं, NPV जीरो हो जाता है IRR पे, मतलब सिंपल सी बात। मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको जैसे पता है, RM माइनस RF अपना मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है, और अपना जो है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। अब इक्विटी रिस्क प्रीमियम में ऐसा होता है कि RM माइनस RF करा, बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, अब आप बोर हो गए होंगे तो अपन जो है क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बस थोड़ी सी बात मैं इधर उधर की ओर कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि भैया नॉमिनल कैश फ्लो तो रियल कैश फ्लो क्या होते हैं, नॉमिनल में जो है अपन इन्फ्लेशन भी इंक्लूड करते हैं, तो रियल कैश फ्लो होते हैं उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दो, तो 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट जो भी रहता है उसका इफेक्ट दे दो, नॉमिनल कैश फ्लो तुम्हारे आ जाएंगे। तो डिस्काउंट रेट भी, अब नॉमिनल कैश फ्लो तो डिस्काउंट भी नॉमिनल डिस्काउंट रेट होना चाहिए, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉमिनल डिस्काउंट रेट। तो अब तुमने नॉमिनल कैश फ्लो निकाले तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट निकालो। अब नॉमिनल कैश फ्लो कैसे निकालते हो, रियल कैश फ्लो, ठीक है, इंटू 1 प्लस जो है इन्फ्लेशन रेट कर दिया। ठीक है, तब यह नॉमिनल आ गया। ठीक है, तो रियल कैश फ्लो को 1 प्लस नॉमिनल इन्फ्लेशन करा तो नॉमिनल आ गया। तो क्या रियल रेट को 1 प्लस इन्फ्लेशन करेंगे तो नॉमिनल रेट आएगा, हाँ, तो इसका ऐसा होता है कि 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट इजकल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, आप समझो इधर जो है एक, अब जो है अपना कैश फ्लो की बात अपन ने कर ली। अब देखो कैश फ्लो अगर इक्विटी शेयर होल्डर के, तो कैश फ्लो अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर के, तो आप KE से डिवाइड करोगे। कैश फ्लो अवेलेबल है अगर कैपिटल प्रोवाइडर्स के, मतलब कि ऑब्वियस बात है कि अगर सब लोगों के, तो आप KO से डिवाइड करोगे। तो आपको KE से कब डिस्काउंटिंग करनी, KO से कब करनी है, उसको आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो है किसके लिए। एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड की बात है तो एक्स डिविडेंड ही होता है हमेशा, प्राइस एक्स डिविडेंड ही होता है। प्राइस एक्स डिविडेंड होता है इन द सेंस कि अपन जो भी वैल्यूएशन मॉडल में करते हैं ना, D1/P0 माइनस G, ये जो भी होता है, ठीक है, D1/K माइनस G अपन करके वो प्राइस निकालते हैं, तो ये सब प्राइस जो है एक्स डिविडेंड निकलते हैं। अभी अपन जो है वॉल्टर गॉर्डन के जो है फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो एक बार अपन इसको वॉल्टर गॉर्डन के फॉर्मूले देख लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे तुमको मिल जाएगा इधर वॉल्टर मॉडल पे फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉल्टर मॉडल पे फॉर्मूला हम देख लेते हैं, जो भी स्टार्टिंग में जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। वॉल्टर मॉडल के फॉर्मूले में क्या होता है कि जो है अपना डिविडेंड तो है ही है, और जो रिटर्न अर्निंग है EPS में से DPS माइनस का जो रिटर्न अर्निंग है ना,
इंटू आर बाय के ई कर देते हैं, फिर होल डिवाइड बाय के ई करते हैं। तो यही तो देखो डिविडेंड है प्लस रिटेन अर्निंग जो है इक्विटी ईपीएस में से डीपीएस माइनस करें इंटू आर बाय के ई और होल डिवाइड बाय के ई, समझे। तो डिविडेंड है अपने को, ठीक है, और आर बाय के ई होल डिवाइड बाय के ई, ठीक है ना। आर बाय के ई क्या, वो जो है रिटेन है, ठीक है। तो रिटेन है तो आर से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय के ई। अब बात यह है आर और के ई में डिफरेंस क्या होता है, और होल डिवाइड बाय के ई। तो ये के ई और आर क्या होते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। नई बात करें अपन V0 की, तो V0 को बहुत दूसरे अलग नाम भी रहते हैं। क्वेश्चन में आपको डिफरेंट बहुत सारे तरीके के नाम आपको दिखाई देंगे। देखो आर कैलकुलेट करो तो आर मतलब क्या, देखो आर है तो आर बाय के ई है ना, तो न्यूमरेटर आर को क्या क्या अलग अलग नाम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सारे रिटर्न। अगर रिटर्न जो भी बोल के एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं वो सब है। जो मिल रहा है रिटर्न उसकी बात कर रहा है। उम्मीदों की बात इधर होती है, उम्मीद एक्सपेक्टेशंस की बात इधर होती है। इधर रेट्स की बात होती है, इधर कॉस्ट की बात होती है, इधर रिक्वायरमेंट की बात होती है। और जो एक्चुअल में ROI ROE IRR जो है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, सब की इसकी बात होती है। रिटर्न ऑन बुक इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। रही बात है के की। अब देखो ये जो है PDF SFM की सारी जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, लिंक से देख लेना, ठीक है। के की बात करें तो के में एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन रेट, सब की सब डिस्काउंटिंग रेट, ऐसी बातें होती है। हम तो आर बाय के ही समझ चुके कि आर बाय के ही क्या होता है। के के इतने सारे नाम है, आर के इतने सारे नाम है, जो भी है हमने आर बाय के ही कर दिया। पर अब समझो P0 को भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है, और ये सब मजाक में नहीं, इन सब आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि फेयर प्राइस, थ्योरेटिकल प्राइस, इंट्रिंसिक प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, फेयर प्राइस, थ्योरेटिकल प्राइस है ना। फेयर प्राइस निकालने का बोला थ्योरेटिकल प्राइस निकालो, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, इंट्रिंसिक प्राइस निकालो, करंट मार्केट प्राइस निकालो। ये प्राइस एक्स डिविडेंड होता है भैया, कम डिविडेंड नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू प्राइस निकालो। तो ये देखे अपन ने जो है ये चीज़ें समझी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर आप समझो कि अब आपका आर जैसे के ई से ज़्यादा है, आर तुम्हारा के ई से ज़्यादा है, तो बेटर है ना कि आर तुम्हारा अगर के ई से ज़्यादा है। अब समझो रिटेन करोगे, अगर कुछ भी पे नहीं करोगे, सिर्फ रिटेन करोगे, फिर तो ऑप्टिमम हो जाएगा ना। अगर ये आर तुम्हारा के ई से ज़्यादा है तो क्या करोगे, आर के ई से ज़्यादा है तो भाई रिटेन ही करके रखो, कुछ भी बांटो मत, और पे आउट रेशियो 0 रखो, सबके सब रिटेन करके रखो, तो तुम्हारा एकदम मैक्सिमम आ जाएगा, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो आ जाएगा। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो तब ठीक है। और अदरवाइज अगर उल्टा होगा तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो तुम्हारा 100% रहेगा, अदरवाइज तुम्हारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% रहेगा, ठीक है। और ऑप्टिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस ऐसे केस में मैक्सिमम रहेगी। पॉइंट ये है कि अपन आर के कितना लफड़ा कर रहे हैं। एक सिचुएशन में तो ऐसा था कि आर को ही के इक्वल कर दिया था। देखो आर का भी के इक्वल नहीं होता है, पर कुछ सिचुएशन में आपको दिखेगा कि आर ही के इक्वल है। कब, ये एक सिचुएशन आएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें D1 D0 का लफड़ा नहीं, जो अपना वो है ना गॉर्डन मॉडल में। तो वॉल्टर मॉडल अपन ने देखा, वॉल्टर मॉडल में ऐसा नहीं, गॉर्डन में ग्रोथ मॉडल आ जाता है, उसमें दिक्कत है। अब देखो R इक्वल टू के ई अगर हुआ, ओके, मैं तो बोल रहा था ना किसी सिचुएशन R इक्वल टू के ई है, तो आपको क्वेश्चन में देखे रहेंगे कि R कभी के इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या होगा। अगर R के इक्वल है तो सिंपल सा EPS माइनस DPS इंटू 1/1 हो जाएगा, तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो DPS प्लस EPS माइनस DPS, तो एक तरीके से क्या हुआ कि तुम्हारा जो भी EPS है, एक तरीके से EPS हुआ ना, क्योंकि ये EPS है ये रिटेंड है, तो दोनों मिला के EPS ही हुआ, तो EPS अपॉन के ही हो गया। और ये तो आपका मार्केट प्राइस होता है ना, तो एक तरीके से के ही क्या हो गया, 1/P रेशियो। और यहाँ अपन ऐसा बोल सकते हैं EPS क्या बोलते हैं अपन, P रेशियो के, मार्केट प्राइस डिवाइड बाई EPS। तो जो अपना P रेशियो है 1/K, क्योंकि MPS डिवाइड बाई EPS हो जाएगा, इसको नीचे फेंक देंगे तो P रेशियो इक्वल टू 1/K हो जाएगा। तो ठीक है, ये मार्केट प्राइस देख रखा है एक्स डिविडेंड, तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, इससे मार्केट प्राइस निकलती है। क्वेश्चन में देखे रखे है कि ग्रोथ रेट अगर 3% से बढ़ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने करा होगा, ग्रोथ रेट 3% से बढ़ गया, तो ग्रोथ रेट बढ़ा देना एज इट इज़, 10 का 13 कर देना। पर बोले इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ गया 2% से, तो ऐसे केस में 10 + 0.2 10.2 करना, ठीक है। अब वॉल्टर मॉडल इतना पढ़ चुके हो तो अपन से क्वेश्चन कर लेते हैं वॉल्टर पे, ठीक है, एक ही तो क्वेश्चन है। पर मेरे को लग रहा है कि वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो तो फिर रहने दो, हम जो है आगे बढ़ते हैं। और देखो 8वां क्वेश्चन हम फटाफट देखते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट ये है कि आर को के ही मान लिया इन्होंने। अब देखो क्या देखे रखा है कि आपको P रेशियो देखे रखा है। देखो P रेशियो कब यूज़ करोगे, के इक्वल टू P रेशियो कब यूज़ करोगे, जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचे, तो आप के को जो है 1/P रेशियो से कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज तुम CAPM में दिमाग लगाओगे। जब कुछ नहीं देखे रखे तो डिविडेंड हम जो है D1 मानते हैं। इधर अपन जो आर और के का लफड़ा पड़ा ना वॉल्टर मॉडल में, यही लफड़ा है D1 और D0 में अपन गॉर्डन में पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं अपन गॉर्डन में पढ़ लेते, फिर एक बार क्वेश्चन कर लेंगे 1-2। देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम और इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो आपको बोल चुका हूँ, एक बार और मैं बोल रहा हूँ। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM - RF। इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोले तो RM - RF इंटू बीटा, ठीक है। देखो कुछ और भी चीज़ पढ़नी रहेगी, तो ऐसा करते हैं कि देखो थोड़ा सा नोट्स और पढ़ लेते हैं। जैसे अपना गॉर्डन मॉडल आता है, तो गॉर्डन मॉडल में बहुत सारी चीज़ें समझने की, D1/K - D करते सिंपल से ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले ये P0 तो तेरा एक्स डिविडेंड रहेगा, पर एक बार ये भी याद रखो, ये जो P0 होता है ना, ये P0 ये करंट मार्केट प्राइस होता है, ये तो हमको पता है।
इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, फेयर प्राइस होता है, ये सब अपने को पता है। पर ये है कि ये नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। कभी क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट देख रखा है तो देखो नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट करना है। अब एक क्वेश्चन में आएगा, अपन देखेंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट का उसने नेट किया, ठीक है। ये कर लिया, P0 फेयर प्राइस हो गया, ये हो गया, सब खत्म। क्वेश्चन में से पूछते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो है इन्वेस्टर शुड पे, तो इन्वेस्टर कितना पे करेगा, तो इन्वेस्टर उतना ही पे करेगा जितना उसको मिल रहा है। तो P0 जो है वो इतना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट इतना वो पे कर सकता है, इससे ज़्यादा पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब समझो ये D1/KE-G कब होता है, ये जब इंडेफिनेट पीरियड है। पीरियड ही इंडेफिनेट है क्योंकि देखो ना KE-G बोल के रखा है, ये एन्युटी वाला आ गया। पर जब, क्योंकि अगर डेफिनेट पीरियड होंगे तो मैं तो कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू करता ना, जैसे कि इधर बोले डेफिनेट कैश, डेफिनेट है तो डेफिनेट है तो क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा हर साल और आखिर में रिडेम्पशन वैल्यू आएगी, उसको 1/1 + KE कर दूंगा, 1 + KE करके मैं उसको डिस्काउंटिंग कर लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये इंडेफिनेट और डेफिनेट में अंतर होता है। देखो इंडेफिनेट में क्या है, D1/KE+G हो जाएगा, D0 1+G/KE-G और D1/KE-G, ठीक है। KE की बात करें तो वही झगड़ा करना पड़ेगा कि देखो क्या होगा नाटक KE में, कि जो मिसिंग फिगर, कभी कभी तो मिसिंग फिगर जैसे देख के रखते हैं कि भैया हमको सब देख रखा, हमको KE निकालना है, CAPM जैसे निकाल सकते हो। KE निकालने का एक और तरीका अगर आपको याद हो तो D1/P0+G, ये D1/P0+G जो है KE निकलता है इससे, कि जो डिविडेंड है नीचे प्राइस देख रखी हो, G ऐड कर दो तो KE आ जाएगा अपना। बाकी आपका 1/P रेशो है, 1/P रेशो तब कैलकुलेट करना है जब तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन हो, 1/P रेशो तो तब कैलकुलेट करोगे लास्ट, एकदम लास्ट, ठीक है। तो D1 हो गया एक तरीका, ठीक है। अब देखो एक तरीका ये है कि जो EPS1 है, EPS1 में से रिटेंशन माइनस कर दो तो बचा वो डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड डिवाइड बाय KE-G। तो अगर G की बात करें तो G = BR, कि जो भी तुम्हारा रिटेंड है। देखो B क्या होता है, रिटेंशन रेशो, और R क्या होता है अपना ROE, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, ये G × BR कर दिया, ये हो गया तुम्हारा G, ठीक है। ये देखो बुक वैल्यू पर शेयर निकाला। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे। अब देखो EPS पहले कैसे निकालोगे, EPS की बात करें अभी, अब मैंने बोला आपको EPS 1 - V डिवाइड बाय KE-G, तो EPS हो गया ना, EPS आ गया तुम्हारा। तो EPS में से रिटेंशन रेशो माइनस कर दो, तुम्हारा डिविडेंड आ जाएगा 1 - B अपना रिटेंशन रेशो, EPS में से माइनस कर दो तुम। अब EPS निकालोगे, कैसे निकालोगे तुम, EPS ऐसे निकलेगा कि भैया बुक वैल्यू तुमको देके रखी, बुक वैल्यू देके रखी, तुमको ROE से मल्टीप्लाई करना है, बुक वैल्यू का R से मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हारा EPS आएगा। और बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू में इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं। तुमको बुक वैल्यू देके रखी, तुमको ROE से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी है, तो तुमको ROE से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर बात यह है कि ROE कैसे निकालोगे, बुक वैल्यू तो तुमने निकाल ली इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके। ROE ऐसा होता है कि इक्विटी पे रिटर्न, तो इक्विटी पे रिटर्न क्या है, बुक वैल्यू पैट डिवाइड बाय बुक वैल्यू, इक्विटी पे रिटर्न ना तो पैट डिवाइड बाय बुक वैल्यू। तो रिटर्न की बात करें तो पैट तो आएगा ही आएगा, वो इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि पैट में से डिविडेंड माइनस करो प्रेफरेंस का, तो आएगा डिवाइड बाय बुक वैल्यू करो। और देखो जो है PE निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो P मल्टीपल अप्रोच होता है और एक तो अर्निंग डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच होता है। तो देखो P0 निकालने के P मल्टीपल अप्रोच कैसे हुआ, P मल्टीपल ऐसे हुआ कि भैया EPS को P से मल्टीप्लाई करो, EPS × PE आ गया प्राइस तुम्हारा। और ग्रोथ अप्रोच ये सब अपन जो पढ़े वो ग्रोथ अप्रोच ही तो है। बाकी R और KE मैं समझा चुका हूँ कि R क्या होता है, KE क्या होता है, वो तो चलो ठीक है। वो जो है RF वो इन्फ्लेशन प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा, RF एडजस्ट हो जाता है। CAGR तुमको पता क्या है कि भैया देखो 4 साल पहले 90 था और अब हो गया 100, तो 100 डिवाइड बाय 90 है और मैं अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है। मतलब की पावर 1/4 हो जाएगा। तो 4 साल पहले था 100, 90 और अब हो गया 100, तो 100 डिवाइड बाय 90 हो जाएगा और ब्रैकेट में जो है 1/4 हो जाएगा ब्रैकेट में, मतलब कि स्क्वायर रूट में 1/4। ग्रोथ रेट करना है तो G = BR होता है। B मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। और R मतलब क्या होता है, तो भैया R के इतने सारे नाम है, कोई सा भी नाम एक पकड़ लो, R होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि भैया जब कुछ नहीं देके रखा देखो तो तू D1 ले लेना, कुछ नहीं देखा कोई D0 लेना है, D1 लेना है तो तू तो D1 ले, ठीक है। फिर D1 और D0 क्या होता है, तो D1 D0 में तो को पता है कि D1 फ्यूचर वाला होता है। तो कंपनी पेज डिविडेंड, एक्सपेक्टेड टू पे, नेक्स्ट डिविडेंड, एक्सपेक्टेड, आर बीइंग पेड, कंपनी आर बीइंग पेड, ये सब D1 है। और वैसे भी देखो इतनी तो इंग्लिश पता है, इससे तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिविडेंड पे नहीं हुए हैं, पे करने वाले हैं। जस्ट डिक्लेयर डिविडेंड, हैज़ बीन पेड, करंट डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है। करंट डिविडेंड हमेशा D0 होता है, ठीक है। ईयर जस्ट एंडेड, जैसे पता है करंट डिविडेंड, इनकम स्टेटमेंट से भी D0 निकलता है। तो करंट डिविडेंड और इनकम स्टेटमेंट से D0 निकलता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि मयंक कोठारी सर का क्वेश्चन था कि 18% ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो गई है लीनियरली। तो 18% ग्रोथ डिक्लाइन हो गई लीनियरली टू 14%, इसका मतलब क्या है, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसा हुआ है ना, ग्रोथ ऐसी डिक्लाइन हुई है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा जाता है कि आपको 2 स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, तो तेरे को बोलते हैं कि 3 ईयर ऑनवर्ड से ना इतनी ग्रोथ होने वाली है और इतना जो भी देगा। तो ऐसे केस में 3 ईयर ऑनवर्ड बोल के रखा है ना, तो तेरे को जो है P4 निकालना है पहले। 3 ईयर ऑनवर्ड, जब ऑनवर्ड्स देके रखे ना, तो ऑनवर्ड्स में देखो 3 ईयर, तो देखो P3 नहीं निकालना है, जैसे हमेशा तुम 2 स्टेज मॉडल से निकालो, तुमको P4 निकालना है। और देयर आफ्टर देख रखा, अभी मैं आपको सबको लिंक करवाऊंगा कि देयर आफ्टर देख रखा है, तो देयर आफ्टर में आपको जो है जैसे 3rd ईयर देयर आफ्टर, तो इस तरह से आपको P3 निकालना है, ठीक है। अभी इतनी सारी अपने प्राइस की बात करी, वैल्यू की बात करी, रिटर्न की बात करी, अपन थोड़ी सी प्राइस की बात करें।
किया तेरा जो है फेयर प्राइस, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो तेरा कैलकुलेटेड प्राइस है, तेरा फेयर प्राइस लेस है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तब देखो तो सेल हो गया ना। तो एक तरीके से वही है ना कि शाहरुख खान का मार्केट में भाव ज़्यादा है पर तेरी फेयर प्राइस कम है तेरे हिसाब से, इसलिए वो जो है सेल कर दो। मार्केट में बिक रहा है ना अच्छे पे, तेरे पास शाहरुख खान रखा हुआ है सपोज कर, और तेरे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में अच्छी वैल्यू है तो बेच दो उसको। और तेरे पास तेरे को नवाजुद्दीन चाहिए तो तेरे जो है एक्सपेक्टेड प्राइस, तेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तेरी फेयर प्राइस ज़्यादा है, तेरी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट में कोई उसको पूछता ही नहीं, मार्केट में कम उसकी वैल्यू, तो भैया तू खरीद ले, तेरे लिए तो है वो वैल्यू। मार्केट में तो वो अंडर वैल्यूड है तो तू खरीद, ठीक है। मार्केट में अंडर वैल्यूड है। अपन वो करते ना आरओई कैलकुलेट करने के लिए पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ निकालते, तो भैया नेटवर्थ निकालते तो भैया नेटवर्थ भी निकाल लो, सीख जाओ नेटवर्थ कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क कैसे निकलता है कि देखो असेट में से आप सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी माइनस करो तो असेट की वैल्यू में पहले मार्केट वैल्यू लोगे, बच्चे पे अगर टाइम मिलेगा तो तुमको बुक वैल्यू ले लेना, और इसमें कैश भी आ जाता है। तो तुमने असेट लिया, लाइबिलिटी माइनस किया, तुम्हारा नेट असेट आ गया, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नेटवर्थ निकाल रहे हो तो भैया फुल्ली पेड कर लो ना इसको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड कर लो। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, अपन असेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे, नेट असेट आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर जो है तुम्हारे फुल्ली पेड होने चाहिए। क्वेश्चन में कभी ऐसे दिख रहा है 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये ईच है, 5 रुपये पेड है, तो तुम कैसे निकालोगे? तो ऐसे केस में 10 लाख जो है डिवाइड बाय 10 रुपये ईच ना, डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 10 लाख है ना, डिवाइड बाय 10 इंटू 5 कर लो, डायरेक्ट अभी कर लो। तो तुम शेयर में ही, जैसे कि अपन शेयर में तो अपन प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं, पर नहीं, प्राइस से डिवाइड करके इंटू 5 कर लो, ये तुम्हारा एनएवी पर शेयर आ जाएगा। एनएवी पर शेयर है, अब तुम्हारा बेसिस क्या रहेगा, अब समझो, ठीक है। अब समझो इसमें थोड़ा सा, इसमें जो लाइबिलिटी है उसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पीएफटी माइनस कर लो, लाइबिलिटी जो नॉन प्रोवाइडेड, जो लाइबिलिटी जो अभी तुमने प्रोवाइड नहीं करी, लाइबिलिटी जो आगे होगी प्रोवाइड नहीं करी तूने अभी तक, आगे भाई कभी होने वाली है, तो करंट लाइबिलिटी जो कुछ आगे होने वाली, लाइबिलिटी अराइज ड्यू टू प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, पुराने एडजस्टमेंट सभी लाइबिलिटी हो रही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी तुम्हारा, तो ठीक है ना। पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ, उसमें ऐसा है कि भैया वो प्रेफरेंस शेयर भी तुम्हारी लाइबिलिटी है, ऐसा, ठीक है। ये हो गया अपना। और फिर इक्विटी डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, 1 सेकेंड, ओके। इधर मैं नेट असेट निकाल रहा हूँ, तो इक्विटी डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ये सब भी इन्होंने माइनस करके रखा हुआ है। अब समझो नेट वर्थ में नहीं अपन माइनस करते हैं, हाँ, नेट वर्थ में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करते। तो अपन ने क्या किया, सिंपल से नेट असेट निकाला और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किया, एनएवी पर शेयर आ गया, ठीक है। ये हो गया अपना काम। अब जो है एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा। शेयर प्राइस को जो है एक्सपेक्टेड प्राइस हो, कैलकुलेटेड प्राइस हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड प्राइस हो, इंट्रिंसिक वैल्यू, और मेरी एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा है और मार्केट में कम है तो ऐसे केस में मैं तो परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे केस में ये माना जाता है कि ओवर वैल्यूड है। अब देखो 8वां क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। पी रेशो देके रखा है तुमको 7.5, ओके। रिटेन अर्निंग देके रखा है 37.5, वो है 3, तो अपने को सारा डाटा पहले लिख लो। अब देखो 37.5% पे 3 है, तो फिर ईपीएस टोटल कितना हुआ तेरा, तो ईपीएस तेरा 8 हो गया, ठीक है। इससे 3/37.5% क्या तेरा 8 हो गया ईपीएस। जब 8 तेरा ईपीएस हो गया तो सिंपल सी बात है, पी रेशो से तो प्राइस निकाल ले, 60 हो जाएगी तेरी प्राइस, तो प्राइस हो गया 60, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है तेरा 12% है। अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो आप बोल दोगे आर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को तो अपन आर बोलते हैं, सॉरी एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को अपन के ही बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो है अपन के ही बोलते हैं, डायरेक्ट के ही दे के रखा है, क्योंकि उम्मीदें सारी जो है के ही से आती है, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को अपन जो है के ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आपको प्राइस निकालना, आपको कॉस्ट निकालना है, सिंपल से आता है, आपको कॉस्ट निकालना है। अब देखो सिंपल से बात है, अपने को प्राइस का फॉर्मूला पता है, P0 = D1/KE - G, ये अपना P0 होता है, राइट। तो जो मार्केट प्राइस है तुमको 60 तो देके ही रखा है ना। D1 निकालना है, डी तो अपने को पता है, डी अपना जैसे कि अगर 8 में से 3 है रिटर्न अर्निंग तो अपना 5 डिविडेंड है। पॉइंट ये है, तो अब समझो ना, अभी जैसे पॉइंट समझो, तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इधर डी देख रखा है, मेरे को D1 निकालना है, तो डी देख रखा है, D5 देख रखा है, मेरे को D1 निकालना है, तो ग्रोथ होनी चाहिए। अब तुमको 37.5 अगर रिटेंशन रेशियो देख रखा है 0.375, तो उसको ग्रोथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ग्रोथ क्या होगा तुम्हारा, G = BR, और R से मल्टीप्लाई करोगे तो यही जो तुम्हारा के है, इसको तुमको R लेना पड़ जाएगा। ये तुम्हारा 4.5 आया, अब तुम्हारे चक्कर में जो है 5 में 4.5 ऐड करूँगा। अब देखो छोटा सा एरर इधर भी हुआ है कि देखो क्या हुआ इसमें, इधर ये थोड़ा देख रखा था कि क्या है, D1 है, D0 है। जब कुछ नहीं देख रखा हो तो D1 ले लेते डिफ़ॉल्ट में, तो इधर इन्होंने इसको D1 माना, तो देखो D1/P0 + G, और ये जो है इस तरीके से इन्होंने परसेंटेज निकाला। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये इस तरीके से इन्होंने निकाली। अब देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, अगर ग्रोथ रेट जो है वो 30% पर एनम हो जाए विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तेरी कितनी है, तो मान रहे तो के कितनी कम है अपनी, के 12 देके रखा है और ग्रोथ रेट 13% है, भैया कैसे निकलेगा, नहीं हो पाएगा। अब के 18 हो जाए और ग्रोथ रेट तुम्हारा 15% हो जाए, तब तुम्हारा क्या होगा, ध्यान रखो, ग्रोथ रेट तुम्हारा 15% हो जाए तब तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। अब ग्रोथ रेट 15% हो जाए, पर तेरा ये तो D1 ही है ना, तो तू D1 ही, इसको D1 ही मान के चल, इसका स्वैग हमेशा रहेगा D1 ही मान के चलो। और के - G कर देना, तो के - G है, मार्केट प्राइस निकाल लेना इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इधर अपन से थोड़ा ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ ली, D1/के - G कर दो, खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 5 में से 15% ऐड करा, कोई ऐड नहीं होगा ये भी। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन पूरा ओवर होता है। अब देखो अब कुछ है नहीं इसमें, अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन भी ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, पता क्या ध्यान रखना, इस आपको ग्रोथ ने ना सेपरेट देख रखी। देखो पेड डिविडेंड बोल के रखा, हैज़ बीन पेड, और मैंने आपको बोला था हैज़ बीन पेड बोल के रखे, तो ये अपना D0 है, ठीक है।
अब देखो D0 देख रखा है, अब D0 अपन D1 अपन K माइनस G करते हैं ना, इस तरीके से अपन प्राइस निकालते हैं। तो D0 है, ठीक है, अब D1 करना है, ठीक है, तो G लेना पड़ेगा। तो समझो G अलग अलग दे के रखे ना, तो तुमको अलग अलग ऐसा डिनोमिनेटर में तो उसका इफेक्ट देना ही देना है। अब जैसे कि 8% है तो 2.16 कर देना, तो तुमको न्यूमरेटर में भी वो D1 निकालोगे ना, तो D1 में भी फर्क आएगा। ऐसा नहीं कि आपने D1 वही रहने दिया और जो है G नीचे चेंज करते जा रहे हो। डिफरेंट G है तो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। जो मैं जिस नोट्स आपको पढ़ा था ना, उसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, पर पॉइंट ये है कि एक एक शब्द इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, पर वो क्या कभी कभी समझ में नहीं आता, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा कि अच्छा आपने नोट्स में क्या लिखा है। और देखो सिंपल सा है, एक और देखो चीज़ें, कभी तुमको जीपी दे के रखे, जीपी दे के रखे तब आप जब भी टर्नओवर रेशो की क्या होगी, टर्नओवर रेशो क्या होगा तुम्हारा, जीपी रेशो होगा, तो तुम्हारा टर्नओवर क्या होगा। आप समझो इसका, इस पे क्वेश्चन नंबर है 12, अपन पढ़ते हैं ना 12th में कि डेटा टर्नओवर रेशो, CAGR अपन एवरेज डेटा ये सब अपन लेते हैं, तो ये तब लेते हैं जब जीपी दे के रखते हैं। अभी देखो एसेट टर्नओवर रेशो 2 टाइम्स देकर रखा है, तो ठीक है, आपको COGS डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि जीपी देकर रखा है। इसमें देखो जीपी, ये तुमको ऑपरेटिंग मार्जिन देकर रखा है, जब जीपी देकर रखा है तो सिंपल सी बात है, तुमको जो है निकालना पड़ेगा टर्नओवर रेशो, तो COGS डिवाइड बाय टोटल एसेट होगा। सॉरी, जीपी देकर रखा हो तो आपको सेल्स लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो ठीक है, जीपी देकर रखा हो तो जो है जीपी देकर रखा हो, जब जो है हमको क्या लेना है, एसेट डिवाइड बाय सेल्स। तो इस तरीके से देखो तुम्हारा टर्नओवर आ गया था 2400, ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय एसेट लेना पड़ेगा। सेल्स डिवाइड बाय एसेट हमारा 2 टाइम्स है, वो एसेट हमारा 1200 है, तो ऑब्वियस आ जाए सेल्स जो है हमारा 2400 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बता रहा था, वो इनकम स्टेटमेंट यहीं की तो देना है कि 24 सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो, EBIT, इसमें इंटरेस्ट माइनस करो, EBT, टैक्स माइनस करो, EIT, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, और सॉरी डिविडेंड माइनस करो, तो रिटर्न अर्निंग आ जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो नेटवर्थ, जो मैं आपको बोल रहा था नेटवर्थ, तो नेटवर्थ में देखो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आए, जो अपन फॉर्मूले की उधर बात कर रहे थे, तो इक्विटी के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आए। और देखो फिर नेटवर्थ जो है, और फिर मैं आपको जो है ROE की बात कर रहा था कि ROE भी तो होता है, वो ROE की बात कब आ रही थी, जब बुक वैल्यू पर शेयर इंटू ROE की बात हो रही थी, तो अपना जो है EPS आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर इंटू ROE। और बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड कर दो, ROE से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये जो है बुक वैल्यू इंटू ROE करा, इन्होंने नेटवर्थ इंटू ROE बोला, दोनों में बात है की। और फिर अपना G इक्वल टू BR, G इक्वल टू BR मतलब कि वो B अपने को रिटेंशन रेशियो देकर रखा है, R अपने को ROE है, तो इससे अपना ग्रोथ रेट आ गया। क्वेश्चन में ये भी बोल के रखा था कि आपको जो है आपको फेयर प्राइस निकालनी है, मैंने आपको बोला था फेयर प्राइस बोले मतलब एक तरीके से आपको P0 निकालना है, ठीक है। और फिर जो आपने फेयर प्राइस निकाली उसको किससे कंपेयर करोगे, फेयर प्राइस को आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे, करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है। और आपका फेयर प्राइस जो है वो 92 है, ठीक है। 1 सेकेंड, आपका फेयर प्राइस कितना है, फेयर प्राइस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप जो है परचेस कर लोगे, ठीक है, अंडर वैल्यू में परचेस कर लोगे। अब देखो 13% वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो 13, 14, 16 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार हम 13, 14, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 11 में जो है ABC शेयर व सोल्ड, P0 देके रखा है। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट आपको जो देखे 7.5% देके रखी है, और एक्सपेक्टेड टू पे देके रखा है D1 देके रखा है, D1 3.36 देके रखा है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर मतलब कि कैन एक्सपेक्ट टू अर्न, क्या निकालना है, एक्सपेक्ट टू अर्न बोला था ना, KE निकालना है। और जब सिंस KE निकालना है तो मैंने आपको बोला था कि KE को कभी कभी आप मिसिंग फिगर जैसे कैलकुलेट करते हो, तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, ठीक है। P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, उससे आप फॉर्मूले को करो तो आपका KE निकल जाएगा, सब देख रखा है, ठीक है। तो इससे आपका P0 निकला, तो चलो अपन ने सॉरी KE निकला, तो अपन ने चलो KE भी ले लिया। अब बोल के क्या रखा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट AB कंपनी विल अर्न अबाउट, AB कंपनी कितना अर्न करेगा, AB कंपनी विल अर्न अबाउट 10% ऑन बुक इक्विटी, 10% बुक इक्विटी पर अर्न करेगा, एक्सपेक्ट, एंड रिटेन करेगा 60% ऑफ अर्निंग। तो देखो क्या बोल के रखा है कि अर्न करेगा 10% ऑन बुक इक्विटी और रिटेन करेगा, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी मैंने आपको बोला था, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी अभी अपन ने नोट्स में पढ़ा था, क्या निकलेगा, रिटर्न ऑन बुक इक्विटी मतलब R निकलेगा, और रिटेन 60% ऑफ अर्निंग, अपनी अर्निंग का 60% वो रिटेन कर रहा है, तो अपना ग्रोथ कितना हुआ, 6% हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि G तुम्हारा 7.5% था, अब G तुम्हारा 6% हो गया। अब क्या करें बोलो, तो चेंज इन ग्रोथ रेट तो हो गया, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी चेंज है क्या, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज है कैसे निकालोगे, अब G तुम्हारा तो हो गया चेंज, पहले 7.5 था, अब हो गया 6%, तो क्या सारे के सारे फिगर पुराने वाले ही रहेंगे, और जो है सिर्फ G हो जाएगा तुम्हारा 6%, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो तुम्हारा G अगर 6% हो गया है, तो सिंपल था तुम्हारा D1 में भी तो फर्क आएगा। तुम्हारा D1 तुमने जो 3.36 लेकर रखा था, वो 3.36 कैसे आया, सबसे पहले बताओ। ये 3.36 आया, उसमें तुमने G का इफेक्ट देकर रखा था, तो तुम्हारा चेंज होगा ना, तुम्हारा D1 भी चेंज होना चाहिए, कायदे से G चेंज हुआ है तो तुम्हारा D1 भी चेंज होना चाहिए। तो जब तुमको जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ले जाके तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, देखो G देके रखा है, तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G करोगे। पर कैसे P0 निकालो, कैसे G आपका चेंज है, ऊपर का जो D1 है वो D1 तो तब था ना जब 75% था, जब ग्रोथ जो अर्निंग है वो 7.5% है ग्रोथ में,
सॉरी, जब तुम्हारी ग्रोथ थी वो ग्रोथ तुम्हारी 7.5% थी D1 के टाइम। सारा का सारा खेल ना, ये सारा का सारा खेल ये आर का, ये 10% जो बुक इक्विटी है ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि 10% ऑन बुक इक्विटी शेल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग। ये मानो कि 10% ऑफ बुक इक्विटी पहले भी था, मानो चलो ये 10% ऑफ बुक इक्विटी आपका पहले भी था, तो ऐसे केस में जब पहले आपका 7.5% आया है तो आपका रिटेंशन होगा, तब आपका रिटेंशन कितना होगा, आपका रिटेंशन होगा 75%। तो आपका रिटेंशन होगा 75% होगा, तब जाके तो आपका जी आया था। तो समझ लो आपका जब उस समय होगा आपका रिटेंशन 75%, तो वो जो है D1 वो एक तरीके से 25% की देन है। तो 3.36 डिवाइड बाई 25% करो ना आप, ये 3.36 डिवाइड बाई 25% क्या 13.44 आ गया। अब देखो, अब जब तुम्हारा EPS 13.44 आ गया है तो अब जो है DPS कर लो वापस से कैलकुलेट। तो 13.44 का 40% किया तो 5.376 आ गया। अब जो है 5.376 समझो ना, 5.376 आपका डिविडेंड है। जब आपने D1 को डिवाइड बाय, ठीक है, D1 जो है आपने जो है बाकायदा जो है इसको पे आउट रेशियो से डिवाइड किया, तो ले देखिए आपका EPS 1 आया। EPS 1 आया तो आप इससे वापस से आपने उसको 40% से मल्टीप्लाई किया, तो जो EPS 1 आया तो 40% से मल्टीप्लाई किया तो आपका DPS 1 आ गया। अब जब DPS 1 आ गया 5.376, तो DPS डिवाइड बाय P0 करो। और P0 क्या है, P0 तो आपका 146 वैसा का वैसा ही 146 रहेगा। वो ग्रोथ देख रखे आपको 6%, तो इस तरीके से जो है कैलकुलेट हो गया। तो पूरी एकदम से चक्की चली है पूरी आपकी। बस ले देखिए आपको ये पता चलना चाहिए कि 10% रिटर्न ऑन बुक इक्विटी है, वही मास्टर कार्ड है इसमें कि रिटर्न ऑन बुक इक्विटी था, तो अपन ने इधर से जो है रिटेंशन रेशियो निकाला, रिटेंशन से पे आउट निकाला, पे आउट से EPS निकाला, EPS से वापस से न्यू पे आउट रेशियो था अपने पास जो है, तो न्यू पे आउट रेशियो से न्यू EPS निकाल लिया। अब देखो न्यू पे आउट रेशियो से न्यू DPS निकाले और D1/P0, ठीक है। और जब EPS 1 देके रखा था तो इधर भी DPS 1 है और D1/P0 प्लस G कर लिया अपन ने, हो चुका अपना कैलकुलेट इस तरीके से। बाकी एक और क्वेश्चन था जो है ये वाला क्वेश्चन, 14 वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब 14 है तो 14 हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि EPS है आपको 2.5 देख रखा है लास्ट ईयर का, तो EPS हो गया तुम्हारा 0 और DPS हो गया तुम्हारा 0। तो EPS 0 है 2.5, DPS देख रखा है 1। देखते थे अभी पे आउट रेशियो तो निकाल के खत्म करो, ठीक है। और ग्रोथ देख रखी जी है अपना 2% है, ठीक है। अब करंटली देखो तुमको जो है देखा जाए तो करंटली इट इज ट्रेडिंग 7 टाइम्स ऑफ अर्निंग, तो अर्निंग देख रखा है और 7 टाइम्स करो तो इससे तुम्हारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा 14 है, तो रिक्वायर्ड रेट क्या हुआ तुम्हारा KE आ गया, KE तुम्हारा 14% है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब एन एस्टिमेट ऑफ द PE रेशियो यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। हमको PE रेशियो किससे निकालना है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से निकालना है। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से पी कैसे निकला था, उधर से तो हमको P0 निकलेगा, है ना। तो तुम वहाँ से P0 निकालो ना, निकालो P0 फिर समझ में आएगा। चलो P0 निकालते हैं। KE वेई आपको सब देख रखा है, आपको तो सिर्फ P0 निकालना है, ठीक है। देखो आपको जो है KE वेई सब देख रखा है, आपको जो है P0 निकालना है। देखो ग्रोथ तो आप डेसिमल में लोगे, आपको KE भी डेसिमल में लेना है। प्राइस आ गया आपके 8.5, तो P रेशियो, अब देखो P रेशियो आ गया तुम्हारा। P रेशियो कैसे निकलेगा, ये जो EPS देख रखा है ना, ठीक है, EPS ये EPS अपॉन, ठीक है, MPS अपॉन EPS ये हो गया। तो MPS डिवाइड बाई EPS करके आपने P रेशियो निकाला। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं देख रखा है, पर अब क्या करें, मैं आपको वापस रिकॉल कराता हूँ। तो क्या भैया EPS देख रखा है, EPS देख रखा है, DPS देख रखा है, P0 देख रखा है, ठीक है, और G देख रखा है, 7 टाइम्स ऑफ अर्निंग देख रखा है। तो हमने P0 देखो EPS से हमने इधर P0 निकाल लिया, 2.5 को जो है हमने जो है किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा P0 आ गया। तो P0 आया जो, तो P0 आया तो चलो ठीक है, ये हमने P0 निकाल लिया, ठीक है। अब देखो KE क्या होता है अपना, अपन ने निकाला D1/KE माइनस G करके अपन ने निकाला था, और अपना KE भी निकला था, और KE 14%। चलो इधर तो KE तुमको दे के रखा है, ठीक है। अब तुमको जो है P रेशियो का यूज़ करके आपको जो है गॉर्डन ग्रोथ निकालना है, एस्टिमेट ऑफ द P रेशियो निकालना है यूजिंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से आपको जो है बाकायदा P0 जो है आपको P0 निकालना है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से, P0 निकालना है। फिर वो आपको जो है जो आप कर रहे थे अभी 17.5 जो आपने निकाला था, ठीक है। अब ऐसे कैसे ये मिसिंग करके आपने जो है जो भी वैल्यू आ रही है आपकी P0, जिसको आपने 2.5 से डिवाइड किया 3.40 आपका P रेशियो आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि करंट P रेशियो से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट निकालो। अब G इजिकल टू BR होता है, ग्रोथ रेट से तो सिर्फ यही आता था G इजिकल टू BR। अब जब DPS और EPS दे के रखा है तो रिटेंशन रेशियो कितना दिख रहा है आपको, ग्रोथ रेट निकालना है करंट P रेशियो से। तो करंट P रेशियो से हम कर क्या लेंगे, करंट P रेशियो से हमने सिर्फ मार्केट प्राइस निकाल लिया है, ठीक है। और चलो G इजिकल टू BR छोड़ो, ये हमको P0 दे के रखा है, ठीक है। D1 निकालना है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट निकालना है, तो D1 तो 1 है, तो 1 + G हो जाएगा, ठीक है। और KE माइनस G, अब जब KE है तो KE क्या लेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देख रखा है 14%, वो ले लो। देखो क्वेश्चन को आप फिर देख लेते हैं कि भैया EPS है आपका 2.5 देख रखा है, DPS है आपका 1 देख रखा है, ठीक। आपने पहले पे आउट रेशियो निकाल लिया, तो जो है अपना जो पे आउट रेशियो है आपका वो है आपका 40%, ठीक है। अब देखो क्या करना है,
ट्रेडिंग कर रहा है अभी 7 टाइम्स है, तो आपने जो है एम्पियर्स निकाल लिया, तो 2.5 को जो आपने 7 से मल्टीप्लाई करके एम्पियर जो निकाल लिया वो आ गया आपका 17.5, ये आपका P0 हो गया। ठीक है, ओके आपको दे के रखा है 14%। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि P0 आपने ऐसे तो निकाल लिया, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से निकाल दो। तो ये जो है हमने P0 हमने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से निकाला और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से हमारा जो है 8.5 आ गया। अब पॉइंट ये है कि EPS जो है वो तो 2.5 ही है, अभी तुमने एमपीएस निकाला 17.5, अब तुम्हारा एमपीएस हो गया 8.5। तो एक तरीके से तुम्हारा जो है पी रेशो, वो पी रेशो अभी वाला जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के हिसाब से वो तो तुम्हारा 7 नहीं होना चाहिए, वो तो तुम्हारा 3.4 होना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। फिर बोला कि ऐसा करो कि आप जो है कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लो। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? सिंपल सी बात है, कैसे क्या होगा तरीका कि P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस जी। P0 आप जो है 17.5 नहीं लोगे, क्योंकि आपको जो है ग्रोथ रेट करंट पी रेशो के हिसाब से निकालनी है। तो आपने P0 निकाल लिया, आपका 8.5 थोड़ा निकलेगा, आपका 17.5 निकलेगा। ठीक है, करंट पी रेशो के हिसाब से 17.5 है, तो ले लिया अपन ने। D1 अपने को जो है D तो पता था अपने को, तो D1 भी निकल जाएगा। तो D1 1 प्लस D, और जो K है, K 14% है। ठीक है, K माइनस जी कर देना। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये है हमारा आपकी नो ग्रोथ मॉडल क्वेश्चन में, जो ग्रोथ मॉडल नहीं देख रखे 16th वाला क्वेश्चन। अब देखो क्या इसमें, इस क्वेश्चन में रहीम इंटरप्राइज में देखो 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट जो लाइन से लिख रखी, इन्वेस्टमेंट विल बी कॉन्स्टेंट इन परपेचुइटी। अब देखो वो मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है डे बाय डे। इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने 25% ग्रोथ रजिस्टर करी। ठीक है, उसको नया इन्वेस्टमेंट करना है। इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, ठीक, और अभी जो करंट इशू प्राइस है वो 125 है एक्स डिविडेंड, और मैंने बोला था एक्स डिविडेंड ही लेते हैं। तो P0 तो अपने को पता चल गया। चलो EPS देकर रखा हमको, तो हमको चलो EPS भी पता चल गया, वो 25 रुपये है। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, तो अब वो जो है EPS भी जो है देखा रखा है, और इन दी एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जो ग्रोथ है, ठीक है, तो ग्रोथ जो है रिमेन कॉन्स्टेंट इन परपेचुइटी। तब समझो भाई क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस एक्सपांड करते इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखा जाए तो कंपनी ने रजिस्टर करके रखी थी 25% की ग्रोथ। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने रजिस्टर करके रखी थी 25% की ग्रोथ, अभी थोड़ी ना है, अभी थोड़ी ना है, अब तो जो है ग्रोथ कांस्टेंट ही है, कुछ है ही नहीं ग्रोथ। अब सारी जो अर्निंग करके रखी वो सबके सब अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो अर्निंग टोटल है कितनी? 10 लाख तुम्हारे इक्विटी शेयर है, 25 अर्निंग पर शेयर है, तो देखो कितना हुआ, 250 लाख। तो 250 लाख हो गया तुम्हारा, सारी की सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करी प्रेजेंट में, पर अभी न्यू इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 175 लाख। तो भैया जब 250 लाख में से 175 लाख चले जाएंगे, ठीक है, तो भैया अभी कितने का बचा? अभी उस हफ्ते का इस साल का कितना बचा? 175 लाख बचा। ये 75 लाख देखो, अभी तो 75 लाख मिलेगा, उसके बाद जो है उसके बाद वापस आपको 250 मिलने लग जाएंगे ना। अभी 75 मिला, बाद में आपको 250 वापस से मिलने लग जाएंगे। तो देखो पहले 250 लाख मिल रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं, अब 175 लाख लग जाएंगे, तो बचे हुए से 75 लाख आपको मिलेंगे। बाद में 250 लाख तो मिलेंगे, और नए प्रोजेक्ट से जो है 50,000 और मिलेंगे, तो इससे हुए अपने को 300 आगे मिलते रहेंगे। तो पहले तो बोला के निकालो। भाई के कैसे निकालो? के निकालने का क्या तरीका होता है? चलो D1 अपॉन के माइनस जी, ठीक है, D1 अपॉन के माइनस जी करते हैं। ठीक है, डी दे के रखा है D1, ग्रोथ कुछ तुमको दे के नहीं रखी है, तो तुम्हारा जो डी है वही D1 हो जाएगा। और डी कितना है? अब ये बोलकर रखा ना, सारी अर्निंग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रेजेंट में, तो सबका सब पूरा का पूरा डिविडेंड है ना, ये तो पूरा का पूरा डिविडेंड है। ठीक है, और के माइनस जी, D1 अपॉन के माइनस जी हमारा P0 होता है, और P0 क्या है हमारा 125। ठीक है, करंट इश्यू प्राइस है, तो ले दे के डिवाइड जो है डिविडेंड डिवाइड बाई प्राइस कर दो, तो क्या हो गया 1/P रेशियो हो गया ना। P रेशियो क्या होता है? एम्पियर डिवाइड बाई EPS, और EPS डिवाइड बाय, इन्होंने क्या किया एक तरीके से, इन्होंने भी एक तरीके से क्या किया, EPS डिवाइड बाई MPS कर दिया। तो आपने चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला। अब क्या करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के? अब हमको एनालाइज करना है इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट की, ये नए प्रोजेक्ट के आने से इफेक्ट कितना पड़ा है ऑन डिविडेंड पेमेंट। तो ऑन डिविडेंड पेमेंट कितना इफेक्ट पड़ा है नए प्रोजेक्ट के आने से? तो भैया नए प्रोजेक्ट के आने से हम इतना सब तो समझ चुके थे, ठीक है। तो एक नए प्रोजेक्ट का इफेक्ट डिविडेंड पेमेंट पे क्या हो सकता है? अभी अपन ने देखा ना कि डिविडेंड पेमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है कि 75 लाख हमको मिलेंगे, हमने कोई नए शेयर तो इशू करे नहीं है, 75 लाख मिलेंगे, तो जो है 10 लाख तो 7.5 रहेगा, बाकी जो है 250 में 50 और ऐड हो जाएगा। इफेक्ट ये रहेगा कि बाद में जो है हमको 30 के भाव से मिलेंगे। तो टोटल जो है शेयर प्राइस निकालने का बोल रही क्या, एंड शेयर प्राइस, ठीक है, उसका डिविडेंड पे क्या इफेक्ट है, तो हमने डिविडेंड पे इफेक्ट निकाल दिया, और एंड शेयर प्राइस का हमने शेयर प्राइस निकाल लिया। ठीक है, अब शेयर प्राइस है तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो भी आने वाले D1 अपॉन के माइनस जी करेंगे, फिर डिविडेंड जो हमको आने वाले हैं डिवाइड बाई के माइनस जी। अब देखो वो तो तब होता है जब हमको परपेचुइटी पे कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है, परपेचुइटी पे हो। अब इधर D1 अपॉन के माइनस जी करेंगे, के कितना है, सॉरी इधर तो जो है देखा जाए तो इधर
पहले साल का डिविडेंड अपन ने डिस्काउंट कर लेंगे, पहले साल का डिविडेंड हम डिस्काउंट कर लेंगे, और जो बाकी का है, जो बाद के ईयर्स में डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है, बाद के ईयर्स में डिविडेंड मिलने वाला है, उसको के ई माइनस जी करेंगे। तो उस समय अपना के ई कितना, के ई निकाल चुके अपन 20%, तो 20% माइनस जी, पर जी तो कुछ भी नहीं है, तो 20% से करा, फिर 1.20 से डिवाइड किया तो 131.25 आ गया। इस तरीके से हुआ। फिर है हमारा 19th वाला क्वेश्चन। तो 19th वाले क्वेश्चन में क्या है समझो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने आपको बोल चुका था कि लीनियरली ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुई है 14% पे आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर, मतलब 5वें 6वें 7वें 8वें साल में जो है वो ग्रोथ ऐसी कम हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ जो जिस तरीके से कम हुई है वो ऐसा है कि लीनियरली टू 14% चले गई है ग्रोथ, राइट। तो ये जो है 6, ये जो 6 तो हमारा है ही, नेक्स्ट ईयर तो है ही। अब देखो ये पहले 3 साल है, चौथे से जो है हमारा बाकायदा 17, फिर 16, फिर 17, 16, 15, इस तरीके से हमको निकालना है। इस तरीके से जब हम पहले एक बार डिविडेंड निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ अपने को ऐसे करना पड़ेगा ना कि भाई अपन ने पहले 3 साल का निकाला, ठीक है, D1 दे के रखा है, ओके, ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर तो D1, D2, D3, D4 निकालो, फिर आफ्टर 4 ईयर फिर वापस जो है 17, फिर वो 17, 16, फिर 17, 16, 15, इस तरीके से आप करो। और इस तरीके से आपने ये पूरा निकाल के रख ला। और आपका टर्मिनल वैल्यू कितना है, टर्मिनल वैल्यू की अगर आप बात करो, टर्मिनल वैल्यू ऐसी है कि जो है आपका फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है 18% रहेगा, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 17 16 15 14 8वां, अब वो जो 90 पे है, ठीक है, तो 90 पे आएगा अपना, तो D8 का पहले आप D9 करो। तो देखो D8 का D9 करो, फिर के ई माइनस जी करो कायदे से। तो देखो 1 सेकेंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर आपका क्या हुआ, फिर 15 नहीं, ठीक है, 18 के बाद आपका हुआ 4 साल आपका 18% था, फिर 5वें साल से 17 16 15 14, फिर D8 से आपका 14% हो गया ना। तो हाँ, आप ऐसे केस में जो है D8 को जो है अब जो है आप टर्मिनल वैल्यू निकालो। सुनो, क्योंकि आपका जो है इसके बाद से D7 के बाद से कांस्टेंट हो गया ना, D7 के बाद से 14% कांस्टेंट हो गया, चलते हुए 40% कांस्टेंट है, ग्रोथ 14% कांस्टेंट हो गई। तो लाओ उसको पूरा T7 निकालो, तो टीवी ये जो है टर्मिनल वैल्यू 7 आएगी, तो टर्मिनल वैल्यू 17 आएगी। तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो आपका 8वां है ना 17.54, ये जो आपका 8वां है 17.54, उसको के ई माइनस जी करो। सबसे पहले के ई कितना है 18% है, उसको 18% से फिर माइनस जी करो, ठीक है। ग्रोथ रेट कितनी है आपकी, ग्रोथ रेट आपकी हो जाएगी 1 सेकेंड, ग्रोथ रेट कितनी है आपकी 14% है ना ग्रोथ रेट। तो ये जो है आपका 438.5, ये 438.5 का जो है आप डिस्काउंटिंग करो 7 साल की, उससे आ जाएगा तुम्हारा। तो समझो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अपन ने ध्यान नहीं दी कि D7 के बाद जो आपका D8 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि D8 भी लेना है आपको। भाई आप ग्रोथ पे ध्यान दो ना, भाई ग्रोथ पे ध्यान दो। आपका जो है कब से आपका कांस्टेंट हो रहा है, देख किस पॉइंट पे खड़े हो कि आपको दिख रहा है कि अब तो पूरा कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। मैं D7 पे खड़ा हूँ और मेरे को दिख रहा है कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस पर जो है आप टर्मिनल वैल्यू लेकर आ जाओ, उस पर ही टर्मिनल वैल्यू लेकर आओ। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या देख रखा है कि नेक्स्ट 2 ईयर एंड 2 साल तक 20% है, फिर 10, फिर ठीक है, तो कितना है 10% देयर आफ्टर, ठीक है। तो 2 साल 20% के बाद मेरे को 2 साल के एंड में खड़े होकर मेरे को दिख रहा है कि अब तो भैया 10% ही है, तो भैया लेकर आओ, फिर उसको सेकंड पे लेकर आओ, ठीक है। तो जिस साल पे खड़ा होकर मेरे को दिख रहा हूँ कि भैया अगले कुछ साल अब इन्फिनिटली कांस्टेंट ही है, तो फिर भैया मैं वहाँ की टर्मिनल वैल्यू निकाल के लाऊंगा। अभी आपका करंट मार्केट प्राइस है, अभी आप जो निकालोगे ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये फेयर वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता है कि फेयर वैल्यू आपने निकाली, आपके हिसाब से 172 आ रहा है, उधर तो 150 दे के रखा है, भैया बाय कर लो, आपको तो बाय कर लो उसको, बेटर ही है। आप समझ में आ गया डिविडेंड 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल में क्या होता है। एक चीज़ वो समझने की भी है कि जब 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स दे के रखे, देखो अब क्या बोल के रखा है कि लाइकली टू ग्रो 10% फ्रॉम 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स। तो मैं तो 2 साल पे खड़ा हूँ और मेरे को लग रहा है कि जो 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो है, तो मेरे को टर्मिनल वैल्यू 2 लेकर आनी चाहिए। अब देखो ये क्या लेकर आएंगे, देखो जैसे कि समझो कि अर्निंग और डिविडेंड तो ग्रो हो रहा था 25%, तो तुम्हारे पास भाई बाकायदा 2014 लास्ट तुम्हारा ये लास्ट ईयर का डेटा देख रखा है, 9.6 EPS है, 3.84 तुम्हारा डिविडेंड है, बाकायदा 20-25% से बढ़ रहा था, ठीक है। तो 25% से बढ़ा, 25% से बढ़ा, ये 12 हुआ, ये 15 हुआ, ठीक है, DPS 4.8 हुआ, 6 हुआ, ये सब हुआ तुम्हारा, ठीक है। अब आपको कायदे से ये निकाल लेना चाहिए, पर नहीं, आपने फिर 3rd ईयर का भी निकाला। तो ये ऑनवर्ड्स में एक चीज़ ये याद रखना है कि इसमें ऑनवर्ड्स में थोड़ा सा रहता है। आपने 125 करके इसको जो है 12 करा, फिर आपने और ग्रोथ ऐड करी, ठीक है, फिर आपने 10% की ग्रोथ ऐड करी, 16.5 आया। अब जो है आप जो है टर्मिनल वैल्यू 3 पे आप उसकी वो निकाल रहे हो, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हो 3 पे। तो आपने 3 साल के बकायदा आपने 3 साल पे डिविडेंड तो निकाला ही निकाला। कैसे निकला वो,
कि तुम पहले जो है ये निकालो, डिविडेंड और EPS निकालो। बगैर 3.84 डिवाइड बाई 9.6 हो रहा है। अब जब दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल बढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अर्निंग जो है वो 10% से बढ़ गया, ठीक है, अब अर्निंग जो है वो 10% से बढ़ गया है। तो अब देखो ये रिडक्शन इन हुआ ना, रिडक्शन इन अर्निंग ग्रोथ 25 से 10% हुआ, तो पे आउट जो है वो 50% बढ़ गया। तो जैसे ही अर्निंग जो है 10% से बढ़ा, ये 15 का 10% करा 16.5, अब देखो पे आउट तुम्हारा 50% हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने क्या किया कि 8.25 को भी जो है आगे एक और साल के लिए डिस्काउंट करा, फिर आपने जो है KE माइनस G करा। नहीं करना था पर ऑनवर्ड्स दिया हो तो ऐसा करना पड़ेगा। अब पॉइंट यही है कि 8.25 है ना, तो उसको G से करना है ना मल्टीप्लाई। तो G से क्या है, मतलब कि आप 10% से आप उसको ऐड कर दोगे तो ये आपका G आ गया और KE माइनस G हो जाएगा। तो KE कितना निकल रहा है आपका, आप पहले देखो आपका KE कितना निकल रहा है। KE 15% देख रहा है, 15 में से 10% माइनस करो तो KE माइनस G हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना 5%। और कुछ नहीं समझने का, सिर्फ यही चीज़ थी समझने की इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से आप जो है मार्केट प्राइस निकाल लेते हो, और जब आप ये मार्केट प्राइस निकाल लेते हो तो आपका MPS जो है वो जीरो स्थिति पे आ गया। आपका मार्केट प्राइस जीरो स्थिति पे, तो आप P रेशो निकाल लो, MPS आपका जीरो है, EPS है, आप PE निकाल लो, ठीक है। तो थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स हो तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 21st क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जो सैम लिमिटेड है उसने अभी पे करा डिविडेंड 2 रुपये, लिखो, ठीक है, और ग्रो करा 6% पे आफ्टर पेइंग डिविडेंड। बोर्ड ने टेकअप करा प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग, बोर्ड ने एक प्रोजेक्ट लिया है तो उसमें 3 साल के उसने डिविडेंड जो है रिटेन करके रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और एक्सपेक्ट करे कि प्रोजेक्ट इज ऑफ सेम रिस्क जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की है। रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है चौथे ईयर ऑनवर्ड से आएगा, फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड, फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो आज से चौथे साल में आएगा, तो 3 साल तक तो डिविडेंड नहीं पर चौथे साल में आ जाएगा। और डिविडेंड विल देन, तो चौथे साल में जो है डिविडेंड वो 2.5 हो जाएगा और जो ग्रो करेगा 7% से। अब देखो चौथे साल पे जो है 2.5 आएगा और जो ग्रो करेगा 7% से। तो क्या हम 2.5% को जो हमको चौथे साल में मिल रहा है, क्या हम उसको डिस्काउंटिंग करें? नहीं, ऐसे केस में इसको डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, हमको इधर P4 लाना पड़ेगा। देखो इधर P4 आ रहा है क्या, इधर P4 लेकर आया कि नहीं लेकर आए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, ठीक है, कि 4th ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, 4th ईयर ऑनवर्ड और डिविडेंड जो है 2.5 रहेगा, जिसकी ग्रोथ है वो 7% की ग्रोथ कंटिन्यूसली उसको अब दिख रही है। अब जो इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर है वो 10,000 शेयर इन्वेस्ट कर रहा है, वो वांट टू रिसिप्ट ऑफ एटलीस्ट 2, ठीक है, इन्वेस्टर 10,000 शेयर इन्वेस्ट करता है, उसको रिसिप्ट है एटलीस्ट 2,000 पर एनम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, उसको कम से कम 2,000 तो चाहिए। तो पहले तो इवेल्युएट वेदर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अफेक्ट होगा क्या, तो आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब देखो समझो, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ अफेक्टेड, तो पहले क्या था मार्केट वैल्यू और अब क्या होगा मार्केट वैल्यू, दोनों में हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले D1 अपॉन KE माइनस G करो, तो भैया 2 का 6% है और KE माइनस G, अब KE क्या होगा अपना 8% ले लेते KE, ठीक है। तो KE जो है अपन 8% ले लेते हैं, KE माइनस G है 6%। तो देखो 2 में ये D1 निकाल लो, ठीक है, ये D1 निकालो, जिस तरीके से किया D1 अपॉन KE माइनस G, ये पहले 106 निकाला है। चलो तुम्हारा 106 का लफड़ा हो गया। अब आप ऐसा करो कि एक बार इन्होंने अगर जो 3 साल तक डिविडेंड नहीं पे करा और 4th ईयर ऑनवर्ड से अब तक जो है वो पे कर रहे हैं, तो समझो जैसे कि अपना एक क्वेश्चन था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10% ग्रोथ है 3rd ईयर से एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो यही बोल के रखा है, तो 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, 4th ईयर ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ। तो देखो सिर्फ वो 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड्स था ना, उसमें ऐसा करके रखा था। अब वो 4th ईयर ऑनवर्ड है ना, आप इसको पहले 3 पे लेकर आओ, क्योंकि आप 3rd ईयर पे खड़े हो और आपको अब दिख रहा है कि जो है 2.5% की ग्रोथ है, कि आज से चौथे साल में हमको 2.5 मिलेगा, तो मतलब मैं तीसरे साल का डिविडेंड बढ़ गया। अब मैं खड़ा हूँ, अब मेरे को दिख रहा है कि भैया देखो अब मेरे को सिर्फ कांस्टेंट डिविडेंड ही मिलने वाला है, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ पूरा प्लेन है, तब मैं क्या ही करूँ, ठीक है। इसमें तो निकाल लो आप, पहले 3 निकाला, मतलब कि KE माइनस G करके आपने पहले है इसको 3rd पे लेकर आए और फिर 8% से आपने डिस्काउंटिंग कर दी, आपने P0 निकाल लिया। तो ले दे के आपने किया क्या है समझो, कि D1 D2 D3 तो आपने निकाला, ठीक है, ये D1 D2 D3 आपने निकाला, पर D1 D2 D3 में तो डिविडेंड ही नहीं बैठा, तो ले दे के आपका यही हुआ 198.46, ठीक है। अब 198.46 आप समझो, ये 198.46 अभी की वैल्यू है, ठीक है, 198.46 की बात करें, ये P0 की वैल्यू है, राइट। अब इन्वेस्टर को जो है उसको 2,000 चिप पर एनम, ठीक है, हर साल फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से सोचिए 2,000 रुपये। तो अभी तो जैसे 198.46 है, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब एक साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता चलेगा 1 साल बाद,
आफ्टर 1 ईयर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी कि आपने पहले डिस्काउंटिंग वो 250 को के माइनस जी से आप लेकर आए पहले टर्मिनल वैल्यू 3 पे, और 2 साल की आपने डिस्काउंटिंग करी, आपकी वैल्यू हो गई 214 की वैल्यू है। मेरे को 2000 चाहिए तो मैं सिक्योरिटी बेच दूंगा, ठीक है। ये 2000, ठीक है, मेरे को 2000 चाहिए ना, वो 214 की वैल्यू है, तो 2000 डिवाइड बाई 214 करूँगा तो एक तरीके से 9.34 आएगी वैल्यू। अब 9.34 है तो 10 शेयर कर दो उसको, तो 10 शेयर है, 9 शेयर है, इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करते रहो, आपकी आ जाएगी। तो पहले साल 10 शेयर बेचे, दूसरा साल 9, तीसरा साल 8 शेयर बेचे, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका सिर्फ 973 शेयर बचे, और 973 शेयर बचे, उसकी वैल्यू कितनी 198.46, तो 973 शेयर बचे एट द एंड। देखो 1 सेकेंड, 973 शेयर बचे ना थर्ड ईयर में, 198.46 नहीं, 250 रुपये की प्राइस है, तो 250 रुपये की प्राइस है, तो 973 पे जो है 250 रुपये की प्राइस है, ठीक है। डिविडेंड इनकम जो ईयर 4 की है, समझो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इवेल्युएट करा था, ठीक है, ये इस डिसीजन से। तो हमने समझा कि देखो पहले तुम्हारा मार्केट वैल्यू 106 रहेगा, तुम्हारा मार्केट वैल्यू 198 हो गया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि 190 तुम्हारा 198 हो गया, फिर धीरे धीरे आफ्टर 1 ईयर इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इस तरीके की तुमने करा। अब रिकमेंड हाउ मेंटेन टारगेट रिसिप्ट आप कैसे मेंटेन कर सकते हो पहले 3 साल, एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर। आप टारगेट रिसिप्ट कैसे मेंटेन कर सकते हो फॉर 3 ईयर, एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर। एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर का मतलब क्या है, ठीक है, एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर गिवन दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म 8% है। अब इम्प्रूव्ड इनकम का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो 250% के शेयर, 250 रुपये के शेयर है, अब बनते हुआ जो 250 रुपये के शेयर है उस पर कितना परसेंट है, वो जो 250 ये जो अपने 973 शेयर है, तो 973 शेयर पे ही तो आपको जो है बाद में 250 रुपये मिल रहे हैं, 2.5 रुपये का डिविडेंड आपको मिल रहे हैं, तो 243.50 आपका शेयर का प्राइस है, डिविडेंड का प्राइस है। आपने क्या किया, एक तरीके से यही किया ना कि 3 साल तो चलो ठीक है, फिर आपको जो है 2.5 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या 2432 है। तो इफ़ द प्रोजेक्ट इज टेकन अप बाय द कंपनी, इन्वेस्टर वुड एबल टू मेंटेन रिसिप्ट ऑफ एटलीस्ट 2000 फॉर फर्स्ट 3 ईयर, एंड फिर जो है उसको इंक्रीज इनकम मिलेगी। इंक्रीज इनकम कैसे मिली, इम्प्रूवड इनकम कैसे मिली, जो भी उसके शेयर्स है उस पर 2.5 रुपये, तो इम्प्रूवड इनकम होगी ना एक तरीके से उसकी, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब देखो अभी अपने को पता है कि जो प्राइस निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो अपना EPS होता है और एक अपना P रेशियो होता है और एक ग्रोथ मॉडल होता है। अब 24-25 देखो क्वेश्चन एक बार देखो क्या है, पूरी सिचुएशन आपको दे के रखी है, बस बोल के रखा है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है स्टॉक की। क्या दे के रखा है आपको, करंट डिविडेंड, और मैंने आपको बोला था करंट डिविडेंड मतलब D0, सॉरी करंट डिविडेंड अपना D0 होता है, राइट, ठीक है। तो D0 है भैया, ग्रोथ रेट है D1 ऐड करो, D1 अपन K माइनस G कर लिया, हो गया। अब देखो क्या बोला है, इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्या ओवर वैल्यूड है इफ़ द प्राइस इज 40, प्राइस तुम्हारा 40 है। अब तुमको क्या करना है, ROE तुमको दे के रखा है, मतलब R तुमको दे के रखा है, और EPS तुमको दे के रखा है, तुमको R दे के रखा है, तुमको KE दे के रखा है, ठीक है। अब देखो EPS दे के रखा है तुमको, ठीक है। आपको P मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना, आप समझो। अब देखो करंट डिविडेंड दे के रखा है 5, ठीक है, तो आपको क्या दे के रखा है, D1 दे के रखा है, ठीक है, D0 दे के रखा है, आपने D1 निकाला, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया क्या स्टॉक ओवर प्राइस होगा अगर प्राइस है 40, और ROE दे के रखा है, EPS आपको दे के रखा। अब EPS डिवाइड बाय ROE करो, देखो तो EPS क्या होता है, EPS क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय ROE होता है, बुक वैल्यू पर शेयर इंटू ROE होता है। तो EPS डिवाइड बाय ROE करो ना एक बार, तुम्हारा आएगा 37.5, अभी 37.5 तुम्हारी बुक वैल्यू आ गई। अब समझो ये तुम्हारी वैल्यू आई, ये प्राइस दे के रखा है, ठीक है, तो ये ऐसे केस में सेल कर दो, क्योंकि आपकी खुद की प्राइस कितनी है 37, वो बता रहा है 40, तो भैया बेच दो, ठीक है, बेटर है कि आप बेच दो। ये जो तरीका था वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने का, ये EPS डिवाइड बाय ROE करा, ये है P मल्टीपल अप्रोच, ये P मल्टीपल अप्रोच है। कैसे P मल्टीपल अप्रोच, भाई प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, P रेशियो इज इक्वल टू MPS बाय EPS, ठीक है। अब इधर कैसे निकाला आपने P रेशियो इज इक्वल टू MPS बाय EPS किया, ठीक। P में जब कुछ नहीं दे के रखे, जब आपको कुछ नहीं दे के रखे, राइट, तो हम 1/KE करते हैं, 1/KE करते हैं, इधर आपको ROE दे के रखा है, इसको ही आप KE मानो। देखो ये जो 3 डिवाइड बाई 8% किया, जिस तरीके से तुमने कैलकुलेट करा, ठीक है। अब देखो तो ये कोई अर्निंग ग्रोथ का तरीका नहीं है, ठीक है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन का तरीका नहीं है। भाई आपको ROE दे के रखा था, मतलब आपको R दे के रखा है, अब समझो आपको R दे के रखा है, ठीक है, पर हमको 1/KE करना है, तो इधर हमको सिर्फ यही चीज़ दे के रखी, तो डिवाइड बाय हम 1/8 करेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, हमारा P रेशियो निकलेगा, ठीक है। हमको EPS दे के रखा है तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए, अगर अर्निंग ग्रोथ मॉडल से देख रखे तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल में कैसे करेंगे। अब देखो अब ये जो है 3 दे के रखा है ना हमको, ठीक है, ये हमको 3 दे के रखा है,
ग्रोथ कितनी दे के रखी, दो दे के रखी, क्योंकि हमको जो है अर्निंग ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट करना है। अर्निंग तो हमको ग्रोथ दे के रखी है 2%, ठीक है। अब देखो तुमको अगर अर्निंग ग्रोथ करना ही है, तुमने 3/8 क्यों किया? 3/8 करना वैलिड इसलिए भी नहीं है क्योंकि 3 तो है जो 0 ईयर पे है ना, ठीक है। तो बेटर है कि 3 को आपने जी से मल्टीप्लाई किया तो E1 निकाला, ठीक है। E1 निकाल के KE माइनस जी करा, ये आपका अर्निंग ग्रोथ हो गया। और KE क्या निकलेगा आपका? KE क्या है? ये जो 8% निकाला ये तो आपका KE है, 2 माइनस कर दो, ये हो गया आपका। तो जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है वैसे अर्निंग ग्रोथ मॉडल हो गया। 25वां क्वेश्चन अच्छा है इस तरीके से समझने में कि देखो आपको ना पहले आपको डिविडेंड मिल रहा था 20-20 के भाव पे, मतलब कि 20% आपको मिल रहा था, तो आपने 20-20 लिया। फिर आपको बोनस शेयर इशू है, पता है आपको बोनस शेयर इशू है ना, तो वो किस तरीके से हुए? 1:5 करके इशू है। तो आपको जो है, ठीक है, हाँ, एवरी 5 पे आपको एक बोनस शेयर इशू हुआ, ठीक है। तो आपके 5 शेयर थे, हर एक पे बोनस है, तो आपको 20-20 रुपये मिला। साथ ही साथ जो है बोनस इशू हुए तो 20% बोनस इशू हुआ, ठीक है। तो आपको 1.2 शेयर हो गए। तो बाकायदा जो है अब डिविडेंड 1.2 पे रहेगा, आपको ये याद रखना। जो डिस्काउंटिंग है वो आपने जो है डिस्काउंटिंग आपने कर दी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आखिरी में क्या बोल के रखा है कि इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर वो है 5% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर 5% ऑफ मार्केट प्राइस बोला है, क्या बोलना चाह रहे हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो परचेज और सेल दोनों में, ठीक है। तो परचेज और सेल जो भी है दोनों में बोल के रखा है कि 5% ऑफ मार्केट प्राइस है। पर ठीक है, जब आपने सेल करोगे तो सेल का तरीका क्या दे के रखा है? सेल में वो 900 रुपये। अब 900 रुपये एक शेयर का है, तो ध्यान रखना कि वो 900 एक शेयर का है, तो 900 इंटू 1.2 हो जाएगा, वो 1080 हो जाएगा। पर ये भी याद रखना कि 5% एक्सपेंडिचर है, तो 1026 ही मिलेगा। तो जो भी आपने करा है, जो भी आपने कैश फ्लोज मिले हैं, आपने वो कैश फ्लोज में आपने जो है करा है 563 जो भी आया है आपका प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, सिंपल सी बात है, आपने तो पूरा कर लिया, आपने तो अपने हिसाब से कर लिया। तो जो है आपको बोनस इशू हुआ था, आपने बाकायदा जो है तो आपने उस पर भी डिविडेंड लिया। आपको बोनस मिला था 1/5 4th ईयर में, तो 4th ईयर से आपको बाकायदा आपने वो भी लिया, ठीक है। आपने लिया और इस तरीके से आपने अपनी वैल्यू निकाली, ठीक है। 563.68 जो भी है, वही जो 563.68 है। अब कॉस्ट है, तो जब हमने परचेस करा होगा तो हमने 500 में परचेस करा था, तो उसमें इसमें भी तो लगेगा था खर्चा, 5% और लगा था ना। अब शेयर आपने 500 के लिए अगर आप देखो तो शेयर आपने 500 के लिए, और ड्यूरिंग द 4th ईयर बोला है, तो 4th ईयर का एंड, ठीक है, 4th ईयर का एंड इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 साल तक तो डिविडेंड बटा है, चौथे साल के एंड में 24 रुपये हो गया, ठीक है। तो 500 इंटू 1.05, इस तरीके से आपका जो है नेट गेन 38 हो गया। अब समझो नेट गेन 38 है, तो 563.68 आप पे करने को तैयार हो, तो 563.68 पे करने को तैयार हो, उसमें आपने किसका इफेक्ट दिया है? आपने मार्केट वो डिस्काउंट एक्सपेंसेस का भी इफेक्ट दे दिया है। तो 563.68 को अगर आप जो है आपने 563.68 जो है, देखो आपने सेल प्रोसीड्स है तो आपने एक्सपेंसेस का भी देखा है, तो मतलब इधर ये 105% है, ठीक है। डिवाइड बाई 105% कर दो, तो इस तरीके से आपका 536.84 आ जाएगा। आपने करा क्या है? आपने बोनस पे भी डिविडेंड लिया है, डिस्काउंटिंग करी है, बोनस को भी बेचा है, सबकी सेल प्रोसीड को आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 563 पे लेकर आया हो, 95% है ये, ठीक है। अब इसमें जो है आपने कॉस्ट ऑफ शेयर, अब वो कॉस्ट ऑफ शेयर है तो 500 रुपये का शेयर होता है ना, इसको 1.05 करना पड़ा। 1.05 इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस पर आपको लग रहा है, इस पर कॉस्ट आपने पहले परचेस किया था तो 500 रुपये थे ना, वो 1.05 लग गया ना, 5% का आपको कॉस्ट लग गया, लिखा हुआ है ना 5.05, 5% आपको कॉस्ट लग गया, ठीक है। तो पूरा खर्चा हो गया, ये आपका टोटल नेट गेन आ गया, ठीक है। और ये जो है आपको गेन इतना हो रहा है, तो ही शुड बाय द शेयर, आपको गेन हो रहा है तो आपको शेयर बाय कर लेना चाहिए। पर कितना लोग पे करने को तैयार है? तो ठीक है, इतना पे करने को तैयार है, पर इतना पे करने को तैयार है एक्सपेंडिचर के साथ, जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर लग रहा है। तो 563.68 डिवाइड बाई 105 करोगे तो एक तरीके से फिर वो निकलेगा 536 लोग पे करने को तैयार है। तो इस तरीके से जो है आपने स्टार्टिंग में तो कैलकुलेट कर लिया, इक्विटी वैल्यूएशन की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। इंटरप्राइज वैल्यू निकालना हम इंटरप्राइज वैल्यू समझते हैं, ठीक है। फिर राइट शेयर की वैल्यू निकालनी, ये सब चीज़ें हैं, पर इंटरप्राइज वैल्यू का अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इक्विटी वैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी थी, अपन ने वो सब कवर करके रखी है, ठीक है।